हर चीज में भारत मेरा दुश्मन है, हिंदू मेरे दुश्मन है, हिंदुओं को मारूंगा, हिंदुओं को मारूंगा। तू मेरा चमचा है, तू तो मेरे जूते पॉलिश करता है, तेरा काम है भारत को के साथ पंगा लेना। जो लगातार माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, वो देश का एक लक्ष्य है पाकिस्तान। कहता हूँ डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, चलो भूल जाओ, चीन भूलने वाला नहीं है। विस्फोटक वाइन और हुरी का हलवा, डेडली दाल, टेररिस्ट तेल और आतंकी अचार, ये सब कुछ वहां पे दिया था। अगर उसको हमने रीनेगोशिएट किया तो फिर पीने का पानी भी इनके पास नहीं रहेगा, चीन कुछ नहीं कर सकेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान और डार्लिंग डार्लिंग, तालिबान तो मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे दामाद हैं। और तालिबान कहता है कमीनो, तुमको दिखाएंगे क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये नाम ऑपरेशन सिंधु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया था। सर दरअसल आज बात हम लोग इस पे करना चाह रहे थे, जो बांग्लादेश का सिचुएशन है ये दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। आपको ये भी पता है कि अभी ये लोग पीछे से ये कोशिश कर रहे हैं कि बगैर इंडिया के कोई ऐसा ब्लॉक तैयार किया जाए जिसमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कुछ देश हों। दूसरा, वहां पर जो लगातार माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, अभी आपने एक महिला के साथ रेप की खबर सुनी होगी। इसके अलावा 2 दिनों पहले एक हिंदू मंदिर को किस तरह से तोड़ दिया गया, और उस पर हमारे एमईए का रिएक्शन भी आ गया, हालांकि दोनों ही चीजों पर। इस पर भारत और बांग्लादेश संबंधों का जो भूतकाल है, पुराना समय हमने बनाया, हमारा बनाया गया देश है, दुनिया के मानचित्र पर हमने उनको अलग झंडा रखने की अनुमति उनके पास हमारी वजह से है। ये सब होने के बाद अगर इस देश का ये चरित्र है जो हाल फिलहाल में दिखा है, तो भारत इसको कैसे ले रहा है, भारत इस पर क्या कर सकता है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, जरा हमारे दर्शकों को इस पर जरा समझाइए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर होता जा रहा है दिनों दिन। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जिस देश की आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में रहा हूँ, वहाँ कई बार वहाँ जाता हूँ। उनकी पुरानी सरकार के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी, बहुत से उनके ऑफिशियल्स के साथ। बांग्लादेश को अभी आपने जिक्र किया कि हमने उनको बनाया था, लेकिन वो आभारी नहीं है सर। सबसे पहली चीज इंटरनेशनल रिलेशंस में होती है, वो हम कहते हैं फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग प्रिंसिपल, के अंतरराष्ट्रीय मामलों में आभार कभी नहीं होता है। ये जाता है 19वीं शताब्दी के मिडिल में, जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को मजियार लोग, जिनको आज आप हंगेरियंस कहते हैं, वो ठोक रहे थे, बुरी तरह से पीट रहे थे। और फिर जो वहां के शहनशाह थे, उन्होंने अपने कजन, क्योंकि पुरानी जो टाइम था यूरोप में, सब किसी का चाचा भतीजा, अंकल आंटी, सब एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो उसने रूस के जार से कहा कि टाइगर मैं तो ठुक रहा हूँ, मेरी मदद करो। उसने फिर अपने सिपाही भेज के मजियार लोगों को बहुत पिटाई की उनकी। और फिर लोगों ने फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग, जो उस समय विदेश मंत्री थे, कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री उस साम्राज्य के ऑस्ट्रो हंगेरियन, लोगों ने कहा कि अब तो आप लोग बहुत आभारी रहोगे रूस के। उसका जवाब था, जो हम लोग सबसे पहली चीज सीखते हैं, कि ऑस्ट्रिया पूरी दुनिया को हैरान कर देगी उसकी इनग्रेटिट्यूड से। किसी प्रकार का आभार नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन। ये पहली चीज है जो हम लोगों को सिखाई जाती है। बांग्लादेश में दो चीजें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मैं समझ रहा हूँ, एक तो उसकी अंदरूनी हालत दिन ब दिन और बदतर होती जा रही है। तो एक सबसे पहली चीज वहां पर है सर कि महंगाई का भट्टा बहुत है, खाने पीने की चीजें मिल नहीं रही उनको। अब जूट का भी इंपोर्ट हम बंद कर रहे हैं, और तकलीफ होगी उनको। बिजली अगर हमने देनी उनको बंद कर दी तो खत्म हो जाएगा। खाद्य पदार्थों की कमी है, कुछ तो हमारे देश से जाते हैं, लेकिन प्राइवेटली वो हमसे कुछ और कहते हैं, पब्लिकली कुछ और कहते हैं। पब्लिकली जो मोहम्मद यूसुफ खान है, जो बिल्लू और हिलरी क्लिंटन का चौकीदार या खनसामा होता था बहुत पहले, कई पुरस्कार उसको दिलवाए उन्होंने। ये प्राइवेटली इसके लोग हमसे कहते हैं कि भाई अब हमने ये जो एक नया वहां पे नई पतंग उड़ा दी है, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ये चलने दीजिए, नहीं तो यही लोग जिनको हमने उकसाया है ये हमें कच्चा निकल जाएंगे। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हम कुछ नहीं करेंगे, हम इनका विश्वास नहीं करते। आपको पता है कि अगले साल 2026 में, जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया, अगले साल जो हमारा समझौता है बांग्लादेश के साथ और गंगा के पानी का, वो जो चला जाता है, फिर जमुना वहां कहते हैं, उसको कुछ और नाम देते हैं, वहां पे जब चली जाती है बांग्लादेश में, अगर उसको हमने रीनेगोशिएट किया तो फिर पीने का पानी भी इनके पास नहीं रहेगा, चीन कुछ नहीं कर सकेगा। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ भी चीन कुछ नहीं कर पा रहा। मेरा मानना है कि अब ये मोहम्मद यूसुफ खान को भी समझ आ गया है कि ये कहना मैं चीन के पास जाऊंगा, चला जा चीन की गोद में, हमें क्या फर्क पड़ता है।
चीनी तो वैसे ही इस्लाम को बहुत पसंद करते हैं, और जो तेरे मुल्ले हैं चीनी तो उनको भरता बना के सवेरे के नाश्ते में खा जाएंगे। सो जो एक्सटर्नल है, क्योंकि इंटरनल सिचुएशन उसकी बड़ी खराब है, अब वो लोगों का ध्यान बाहर की तरफ कर रहा है। तो कभी पाकिस्तान के पीछे दौड़ता है, कभी इसके पीछे दौड़ता है, कहीं मैं नया ब्लॉक बनाऊंगा। तो होता कौन है? नया ब्लॉक बना, और नया ब्लॉक किसके बरकरार? तो एंटी इंडिया ब्लॉक बनाएगा, क्या करोगे भारत के साथ? कौन जाएगा उसके अंदर? तेरे पास चीन है, पाकिस्तान और चीन तो वैसे ही ब्लॉक बना हुआ। तू भी अगर जुड़ जाना चाहता है जुड़ जा। जब हम तेरे को ठोकेंगे, इन दोनों में से तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। तो ये चीजें जो मेरा ख्याल है उनके जो बुद्धिजीवी हैं उनको समझ आ गए। सो आई एम कंसर्न, हम लोग, ये बुरी चीज है जो कुछ हो रहा है, ये इंटरनली जो चाहते हैं मुसलमानों को और माइनॉरिटीज पे अत्याचार कर रहे हैं, ये बेवकूफ आदमी है, इसको पता नहीं है सर कि आज जो ये कर रहा है, क्योंकि ये तो सारा वक्त बैठ के अपने जो भी उसका जहां रहता है चीफ एडवाइजर, ये अनइलेक्टेड है, ये लीगल पोजीशन में नहीं है। ये जो चीफ एडवाइजर है उसको शायद ये बात मालूम नहीं है, जो मैंने उनके कई सहयोगियों को बताई है, कि जिस दिन ये चला जाएगा और इसके अगेंस्ट अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट माइनॉरिटीज, अगर किसी ने केस दर्ज कर दिया, जो हो सकता है, कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो इसको बचाने वाला कोई आगे नहीं आएगा। इसके अपने लोग कहेंगे जी हमें क्या पता, इस गधे ने हमसे कहा था तो हमने कर दिया। तो मेरा मानना है सर, ये जो ब्लॉक शॉक की बात कर रहे हैं, दिस इज टोटल रबिश, इस पर जरा सा भी ध्यान आप लोग ना दें। हाँ ये सही है कि पाकिस्तान इसको उकसाएगा कि भाई तो थोड़ा सा उंगली कर भारत के साथ उधर से, तो हमें थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि भारत ने हमें बहुत ठोका था ऑपरेशन सिंदूर में। अब थोड़ा सा उनका ध्यान उस तरफ को ले जा। तो सर हम तो वी आर टोटली केपेबल, जो भारत की इस समय मिलिट्री ताकत है, कूटनीतिक ताकत है, आर्थिक ताकत है, तो बड़े आराम से संभाल सकते हैं इसको। चाइना का जहां तक ये उछलते हैं उसकी, और बहुत उसके साथ बिस्तर में घुसने की कोशिश करते हैं, चीन की अपनी समस्याएं बहुत है। वो बांग्लादेश के लिए कुछ ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देगा, ज्यादा पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा भारत का। उसकी इश्यूज जो है भारत के साथ वो डायरेक्ट है, वो बाईलैटरल है, वो ट्राईलैटरल नहीं बनाएगा सर। वो ये कि जी आप बांग्लादेश के साथ दोस्ती करो, नहीं तो मैं आ जाऊंगा। अरे तुम आके क्या करेगा? अपने तेरी फौज बिल्कुल नपुंसक है, बेकार के हैं। तो मेरा मानना है सर, ऑल सेड एंड डन, कार्ल मार्क्स ने कई साल पहले कहा था कि रिलीजन जो होता है, धर्म, वो जनता के लिए एक ओपियम होता है, एक तरह की अफीम होती है। जब कुछ ना हो तो उनके गले में अफीम ठूस दो, जो पाकिस्तान में होता है। अफीम ठूस के क्या बोलोगे कि भाई देख, इस जिंदगी में, इस जीवन में तो तेरी बहुत कठिनाई है, फिक्र मत कर, अगले जीवन में तुझे हूरों के अलावा दूध भी मिलेगा, शहद भी मिलेगी, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, बस इस्लाम के नाम में काम करता जा, भूखा मर जाएगा कोई बात नहीं, अगली जिंदगी में बहुत मजा मिलेगा। तो यही चीजें जो हैं ये पाकिस्तान भी अपने लोगों को दे रहा है, और ये भी कोशिश करता है। मेरा नहीं मानना, जो मुझे बताया गया 5 से 10 हजार ज्यादा जमाती लोग हैं वहां पर, सबसे ज्यादा दंगा ये कर रहे हैं। अभी तक बांग्लादेश की सेना चुप बैठी है, क्योंकि उनको डर है कि अगर हमने कुछ किया तो फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हम पे लग सकते हैं। तो शायद देखते हैं क्या होता है। अगर स्थिति बहुत खराब हो जाती है और भारत को कुछ करना पड़ता है, ये गंगा वाटर ट्रीटी जो हम कहते हैं, जो वो हमारा वो बांध है वहां पर, क्या नाम है उसका सर, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, फरक्का बराज। तो उसके साथ जो अगर हम कहें कि भाई अब ये पानी तुम्हारी तरफ नहीं जाएगा, हम इसको कोलकाता में ले जाएंगे क्योंकि हमने पोर्ट को फ्लश करना है, ये करना, वो करना, ये लोग तो बिल्कुल प्यास से मर जाएंगे। इसको ये भी पता है, और आप देखेंगे सर, ये तो अपना बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरह बदलता रहता है। अगले साल फिर बार ओ माय डार्लिंग इंडिया, माय डार्लिंग, अगर ये रहा। अब इलेक्शन होती है कि नहीं, इलेक्शन हुई तो ये तो भाग जाएगा, इसको ये जीतने का कुछ सवाल नहीं है। और फिर एक सर तरफ जैसे बैठी मतलब हुई आप इतने लंबे समय तक फॉरेन सर्विस में रहे, एक चीज जैसे भारत के लिहाज से अगर देखें, तो क्या इसका इलाज जो है, जो आपने अभी अभी पाकिस्तान का किया, या फिर हमने गलवान में जो चीन का किया था, तो क्या बांग्लादेश कुछ उस तरह का ट्रीटमेंट मांग रहा हमसे, या फिर ये हम बायलैटरल टॉक्स में सुलझाएं जो इस तरह के मसले हैं, जो माइनॉरिटीज का इशू है वहां पर, या फिर हम इसको वहाँ यूएन में उठाए इसको? क्योंकि देखिए यूएन का तो अब कितना क्या रह गया, ये तो आप ही बताइएगा। जो पाकिस्तान चाइना के साथ हुआ, उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हमने ठोका था, उसके बाद उसकी फौज ने हमला किया। तो वो तो बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, चाइना के साथ भी बायलैटरल था। बांग्लादेश में ताकत नहीं है किसी भी भारतीय ठिकाने पर हमला करे, किया तो वो खत्म हो जाएगी, ये सर उसको पता है सर, उसको मेरी ताकत मालूम है। सो यूएन में इधर उधर जहां जहां हम ये चीजें उठा सकते हैं हम जरूर उठाएं।
हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे उठाया जाएगा कि देखिए ये क्या कर रहा है। और बांग्लादेश के दोस्त नहीं है सर, ये मेरी आप बात मानिएगा, जो मैं ग्लोबल साउथ G20 बाकी सबसे बातचीत करता हूँ, उसके बहुत कम मित्र हैं सर। वो पसंद एंड नोबडी केयर्स। इस समय सारी दुनिया की का ध्यान जो है वो रूस यूक्रेन पे, उससे ज्यादा इसराइल ईरान पे है। तो अगले 6 महीने तक ध्यान वहीं रहेगा, इसकी कोई परवाह नहीं करेगा। ये उछलेगा, फुदकेगा, तरह तरह के बयान देगा, लेकिन कोई खास बात नहीं है सर। आई डोंट थिंक वी शुड बी अनड्यूली कंसर्न। ये अपने आप निपट जाएंगे इसके साथ, ये अपने आप ही फंस जाएगा। ये इसमें होता क्या है, चूंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी तो हिंदू है, हमारे यहाँ की जैसे बात करें, पाकिस्तान में भी एक दौर में हिंदू हुआ करते थे, बांग्लादेश में भी थे, वो मत उनका प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है। अब जो भी लोग हैं उनके साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, वो बताया कि जी बड़ी क्रांति हो जाएगी, इसके बाद शेख हसीना ने देश छोड़ा तो सारे के सारे बांग्लादेशी चंद्रमा पे चले जाएंगे। वो तो अचानक से सब के सब एंटी हिंदू राइट्स करने लगे। जो क्रांति कह रहे थे कि हम क्रांति कर रहे हैं, बांग्लादेश को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, वो एंटी हिंदू राइट्स होने लगे। अस्पतालों, दुकानों और मकान जो सब हिंदू के थे वो जलने और बर्बाद होने लगे। और उसके बाद रुक के ये फिर से शुरू हो गया। तो इसीलिए मतलब लोग काफी, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी इसकी बात कर रहे हैं कि चूंकि वो तो आप ठीक कह रहे हो, इलेक्टेड आदमी नहीं है मोहम्मद यूनिस, लेकिन फिर उसका इलाज क्या है? क्या इलाज है? हम वेट उसका करेंगे इलाज, बांग्लादेश में चुनाव का? चुनाव एक इलाज है, और दूसरा जब अंदरूनी हालत बहुत खराब हो जाएगी फिर लोग अपने आप सड़क पे डालेंगे। तीन चीजें मैं देख रहा हूँ, अंदरूनी हालत बहुत खराब होती है, लोग अपने आप आके ठोकेंगे इसको। दूसरा, वहां की फौज टेक ओवर करती है। तीसरा, अगर इलेक्शन होती है तो अवामी लीग जो है शेख हसीना की और खालिदा जिया की BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो मिल जाएंगे सर। और इसने जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश की है वो सब 10 या 15 सदस्य हैं उसके, ये बुरी तरह से पिटेगा, ये भाग जाएगा इलेक्शन से पहले से, ये रहेगा नहीं। क्योंकि अगर अवामी लीग को जरा, उसको तो प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग वापस आ जाते हैं तो इसका इसका भविष्य कुछ नहीं है। ना ही BNP वाले वापस आते हैं इसको माफ करेंगे सर। क्योंकि जितना ये डिले कर रहा है, वो जो शहजादा बैठा हुआ है लंदन में, खालिदा जिया का जो बेटा है, वो कहता है ये तो मेरी रियासत है, मुझे वापस आना है, तू बीच में चौधरी बन के क्यों बैठा हुआ? सो सब तरफ से ये घिरा हुआ है, पर बकवास करता है और हमारा मीडिया थोड़ा उसको उछालने की कोशिश करता है, बट आई विल नॉट बी कंसर्न। सर पाकिस्तान पर आते हैं। पाकिस्तान, असीम मुनीर ने फिर से कहा है सर, मुनीर ने ये कहा है कि भाई भारत हमारे यहाँ टेररिज्म फैला रहा है और बहुत सारी चीजें जो अनलॉफुल तरीके से हो रहा है। बलूचिस्तान को लेकर इशारे में कहा कि भाई उसको फ्रीडम, कथित फ्रीडम मूवमेंट को, उसके पीछे जो है भारत है। और उसके अलावा कश्मीर पर फिर से उसने ज्ञान दिया कि भाई कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। और ये सब, ये कहानी सब कुछ असीम मुनीर तब कर रहा है जब अभी अभी लंच करके आया वो व्हाइट हाउस से। और वहां दूसरा पे लंच, उसने लंच भी बता देता हूँ क्यों क्यों लंच करने का गया मेनू था। आपने बताया था पिछली बार, फिर से बता दीजिए क्या क्या था असीम मुनीर के खाने में। खाने में था जिहादी बिरयानी, आत्मघाती हाँ। आलू, और उसपे था विस्फोटक वाइन, और हूरी का हलवा, डेडली दाल, टेररिस्ट तेल, और आतंकी अचार। ये सब कुछ वहां पे दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको शाबाशी देने, न्यूक्लियर क्या वो नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड किया, इसलिए बुलाया। रबिश सर, अगर आप श्वेत घर में जाना चाहें आप भी रेकमेंड कर दीजिए, आपको भी बुला देगा, टिकट भी भेज देगा, आपको भोजन भी खिला देगा। रबिश। उसको बुलाया था कहने के लिए, देख टाइगर, इस इसराइल के अटैक से पहले अगर हमें पाकिस्तानी एयरबेसिस का की जरूरत पड़ी, तू मुंह बंद के खड़ा हो जाइए और सीधे बोलियो जी जनाब, तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, जैसे हमने किया था अफगानिस्तान के जंग के दौरान। दूसरी, सुना है कि तुम चाइना से को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल खरीदे जिसकी 6000 किलोमीटर की मार होती है। क्या करना है तेरे को? कौन तेरा दुश्मन है? तू तो कहता है सिर्फ मेरा एक ही दुश्मन है दुनिया में, वो भारत है। वो तो 500-600 किलोमीटर की, अगर तूने भारत के दक्षिण हिस्से में जाना है तो और क्या चाहिए? 1000 किलोमीटर ये क्यों बना रहा है? क्या हमें ठोकेगा? और तू तो ऐसा कमीना है, कहीं जाके किसी आतंकी को दे दिया, और तूने, तेरे तो न्यूक्लियर हथियार बेचने को भी तैयार है, उन्होंने ऊपर बिठा दिया, और अगर हम पे हमला किया तो हम तो फिर पाकिस्तान का नामो निशान बिठा देंगे। तो सुना है कि मुनीर साहब वहां 5-6 दिन उसके बाद और रुके, बहुत घबराए हुए थे कि ये क्या हो गया। अब उसके लिए सेफ चीज पाकिस्तान में सर एक ही है, वो भारत को गाली देना। ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों सर। सर क्या है कि जब भारत का बंटवारा हुआ था, शुरू से ही एक होता था इनका, पिन्ना मिन्ना किन्ना जिन्ना कुछ उसका नाम था ऐसे, जिसने बड़ा हीरो बनता फिरता था, और उसने बंटवारा करवाया।
कि वी कैन नॉट लिव टुगेदर, हम दोनों। उसने फिर बनाने की कोशिश की थी रियासत मदीना, मैं बनाऊंगा, सारी दुनिया के मुसलमान मेरे पास भागे आएंगे। एक नहीं गया। 565 प्रिंसली स्टेट्स होते थे, 552 तो पहले ही भारत के साथ जुड़ गए थे 15 अगस्त 1947 से पहले। जो बचे कुचे थे, हैदराबाद का एक था वो भी इधर आ गया, कश्मीर का था वो भी यहाँ आ गया, जूनागढ़ का था वो भी आ गया, और बाकी 2 4 5 पाकिस्तान की तरफ चले गए। ये जो एक दूसरा क्रिकेट का खिलाड़ी, उसने भी बोला था मैं रियासत मदीना बनाऊं, टाइगर। वो 7वीं शताब्दी थी, हम जी रहे हैं 21वीं शताब्दी। तो कहाँ भारत आगे दौड़ता जा रहा है, तू पीछे को जाना चाहता है। जिस टाइम पे पता नहीं तेरे लोगों को अगर वो जमाना चाहिए वहां का जिसमें कोई भी आधुनिक सुविधाएं ना हो, गुड लक टू यू। तो सर, जो मेरा मानना है कि इसके लिए एक ही मुद्दा है जो पूरे देश को यूनिफाई करता है, नफरत भारत के लिए। सर मान लीजिए मेरी बात इतनी गहरी है कि ये जो लोग बेवकूफ हैं, हमारे कुछ मेरे अपने फॉरेन सर्विस के एक सीनियर कॉलीग थे, वी शुड एंगेज विद पाकिस्तान, और टाइगर एंगेजमेंट रिंग खरीद के उसको भेज दे, वो तेरे को जूते मारेगा। तू वहां जाता है, तेरे को 2 4 जो चीजें तुझे बहुत पसंद है वो 2 4 दे देता है, फिर तू बहुत उछलता है और आके तारीफ करता है। सो बेसिकली ही विल ओनली टॉक अबाउट भारत, वो और कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि देश को यूनिफाई करने के लिए एक यही चीज शुरू से कहा है। उसने कहा है भारत मेरा इटर्नल एनिमी है। तो जो लोग कहते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ ये करें वो करें, नहीं सर, हमने क्या बोला है उनको कि अगर दोबारा आतंकी हमला हुआ, अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, आज हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई 2025 को, अगर कुछ हुआ टाइगर तो इतना ठोकेंगे, वील कंसिडर इट एन एक्ट। वो सारी डॉक्ट्रिन बदल चुकी है। अब भारत की रेजिलियंस की बात हम नहीं करते, अब तो कहते हैं तूने कुछ किया और फिर देख मैं तेरा क्या हशर करता हूं। वो तो बड़ा घबराया हुआ है सर, उसके चीनी हथियार फुस हो गए, अमेरिकी चीजें जो वहां पड़ी थी वो फुस हो गई, नूर खान बेस को हमने ध्वस्त कर दिया। तो उसको पता है कि अब मैं भारत से पंगा नहीं ले सकता। आपको याद होगा इससे पहले जो मंत्री थे और मिलिट्री वाले थे, अजी क्या कर लेगा भारत, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। अब कोई मुंह नहीं खोलता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये न्यूक्लियर हथियार मेरे हैं, तेरे को किराए पे दे रखे हैं, तेरे को रखे हैं चौकीदारी के लिए दिए थे, मुंह खोल उनके बारे में और देख मैं क्या। तो अब कोई नहीं बोलता, अब बिल्कुल खामोश हो गए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब उसका प्रयोग करेंगे, जब उनको ईरान को और ठोकना पड़ेगा फिर प्रयोग करेंगे। अगर उनका कोई हवाई जहाज गिर जाता है तो उनके पायलट को बोलेंगे कि भाई तू पाकिस्तान की तरफ चला जा, वहां तुझे शहनशाह की तरह ट्रीट करेंगे और ये गधे जाके तुम्हें वहां से ले आएंगे। सो ही इज लुकिंग एट पाकिस्तान एज अ कॉलोनी, एज अ चमचा, उसको और कुछ नहीं चाहिए। हमारे साथ वो नाराज इसलिए रहते हैं कि हम चमचा किसी का बनने को तैयार नहीं है, हम किसी की कॉलोनी नहीं है सर। सो बेसिकली भारत और पाकिस्तान के संबंध अगले 1000 साल तक मैं नहीं देखता कि वो सुधरेंगे सर। लोग कहते हैं ये आएगा अच्छे हो जाएंगे। बेसिकली आपने बता रखा है उनको कि आप भारत खासतौर हिंदुओं के साथ जब जी नहीं सकते, बचपन से सिखाया जाता है, क्या उसको जब कलमा पढ़ाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमानों को मारूंगा, मैं हिंदुओं को मारूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, भारत मेरा दुश्मन है। ये तो बच्चा सीखता है सर। तो क्या करा जाए इन लोगों के साथ, हर चीज में भारत मेरा दुश्मन है, हिंदू मेरे दुश्मन है, हिंदुओं को मारूंगा, हिंदुओं को मारूंगा। तो अगर ऐसा जहर आपके मन में घुल गया तो सर 1 2 पीढ़ियों में हटेगा नहीं। तो 3 पीढ़ियां चली गई हैं। सिर्फ ये होगा अगर अंदरूनी वहां पर बगावत होगा थ्रू आउट द कंट्री, और एक बार वो हो जाए बदल जाए, लेकिन फिर भी मानसिकता नहीं बदलेगी सर। कोई भी चीज होती सर है, आप जैसे हम भी पहले नहीं, कुछ साल हाँ पहले जब आपको भारत हाँ होता था हम कहते थे विदेशी ताकत, आज हम नहीं कहते। आज किसी के पास ताकत नहीं है कि मुझसे पंगा ले, हम जानते हैं जो पंगा ले रहे हैं फिर हम ठोक देते हैं। नो इशू एट ऑल सर। सर आप जैसे पाकिस्तान का जब इतना जिक्र कर रहे हैं और इतना एक्सपीरियंस है आपको, आपको क्या लगता है जैसे इसके लक्षण कर्म हैं इस देश के, इसका भविष्य आपको दुनिया के मानचित्र पर एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान कितने दिन के लिए लग रहा है आपको? जैसे अभी सर आपने कहा देखिए, कि 1000 साल तक तो हमारे उनके संबंध ठीक नहीं होने वाले, लेकिन पाकिस्तान एक देश की तरह अलग मैप अलग झंडे के साथ कब तक रह पाएगा? 4 4 टुकड़े हो जाएंगे उसके, सोमालिया वाला हाल। मेरा मानना है कि सबसे खतरनाक कौम जो है पाकिस्तान में वो पीएम है, पंजाबी मुसलमान। वो बड़े खतरनाक है, बहुत ही गंदे लोग हैं वहां पर, लाहौर के इधर उधर के। तो हाँ जो खैबर पख्तूनख्वा है वो अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान तो चला गया इनके हाथ से, वो भी अपना झंडा लहरा देगा। 4 टुकड़े हो जाएंगे, सिंध भी अलग हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा इलाका तो मेरा ख्याल अफगानिस्तान से जाके मिल जाएगा। आपको याद होगा कि पश्तून तो स्वीकार ही नहीं करते, वो मोर्टिमर डूरन लाइन को कहते हैं ये तू कहां से ले आया भाई हमारे बीच में, हमारी तो
सिंधु नदी तक हमारे बॉर्डर है। जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब भी भारत हमारा पड़ोसी था, तू चूहा कहाँ से बीच में घुस गया। वो नहीं छोड़ेंगे इसको। और मेरा अपना मानना है कि चार टुकड़े हो जाए, आपस में भिड़ेंगे, और जो इनका पंजाब रह जाएगा वो फिर अपनी सारी पॉलिसी बनाएगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पाकिस्तान चाहता क्या था सर, उसके बन जाने के बाद उसने कहा देख भारत इतना बड़ा देश है, उसके इतने स्टेट्स हैं, मैं इन सबको अलग कर दूंगा, और अगर इसके 25 26 24 जितने भी राज्य हैं वो सब अलग आजाद हो जाएंगे, मैं सबका चौधरी बन के बैठ जाऊंगा। दैट इज देयर फिलॉसफी। ये उनका सपना है, ये उनका अफसाना है। ये होने नहीं वाला। भारत की ताकत इतनी है, 2 झापड़ तो अभी मारे हैं, 4 मारते तो कभी उठता ना। लेकिन बट एज अ टेरिटरी कहाँ जाएगा सर, चंद्रमा तो उसको भेज नहीं सकते। और उसकी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, कई बार मैं अपने आप से पूछता हूँ कि ये आत्मघाती लाता कहाँ से है। ये कराची से लाता है सर, आई एम नॉट जोकिंग। ये कराची से लेके आता है, यहाँ पे लाहौर की हीरा मंडी से लेके आता है, जहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी में पति पत्नी रहते हैं और उसकी 25-30 बच्चे हैं। तो ये जो लोग हैं, तंजीमें आती हैं, भाई दे दो हमको पैसा, ये लो पैसा, एक बच्चा 2-4 बच्चे हमें दे दो, उनको आप आत्मघाती हमलावर बना दो। पैसे लेके वो बेच देते हैं, फिर और पैदा करते हैं। दिस इज अ मेजर इशू। तो वो सोच रहा है कि शायद डेमोग्राफिक अग्रेशन हम करेंगे, बच्चे पैदा करते जाएंगे, आधी जनसंख्या मर भी जाए क्या फर्क पड़ता है, हम और पैदा करेंगे। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम सर, आप देख लीजिएगा, जो भी कहता है कि पाकिस्तान से दोस्ती हो जाएगी, सवाल नहीं पैदा होता। मैकडोनल्ड ट्रम्प कहता है, मैंने उनसे बात की और दोनों ने ग्रेट कंट्रीज, आई लव पाकिस्तान, और कभी गया तो है नहीं बेवकूफ वहां पर, यू कैन गो एंड लव पाकिस्तान। और अभी जो वो ईरान के मुल्लाओं ने तेरे अगेंस्ट वो फतवा जारी कर दिया, वो भी बिल्कुल बेवकूफी है, एब्सोल्यूट टोटल नॉनसेंस। तो अगर ये चीजें करेंगे तो फिर देख क्या होता है आगे चल। दिस इज अच्छा माई दीपक सर, फीलिंग दैट अभी बहुत सारी Pakistan will survive as a territory, not as a nation. ओके, अभी बहुत सारी चीजें तो आपने उसमें बता ही दी, लेकिन इस देश में, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया इसलिए पूछ लेता हूँ। इस देश में ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है, आपने भी बताया ही कि नहीं नहीं बात होना चाहिए, फिल्म बनानी चाहिए, हमें गाने बनाने चाहिए, म्यूजिक का बॉर्डर नहीं होता, कला का बॉर्डर नहीं होता, आर्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता, दुनिया बाउंड्री लेस है, दुनिया बॉर्डर लेस है। और कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो अभी आपने देखा, इतना सब कुछ होने के बाद एक पाकिस्तानी हीरोइन जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे इंडियन आर्म फोर्सेस को भला बुरा कह रही थी, वो पाकिस्तानी होने का फर्ज अदा कर रही थी। हमारे यहाँ के एक दिलजीत दोसांझ दिए हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं। दिलजीत ने फिल्म की हुई है और बकायदा उसका इंस्टाग्राम पे पोस्ट वोस्ट ये सब। हालांकि फिल्म देश में रिलीज नहीं होगी, ट्रेलर भी यूट्यूब से हटा दिया गया है, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में रिलीज होगी। ये सब लोग उसी तरह के हैं कि बॉर्डर जो हैं, बाकी आर्मी आमना सामना होना चाहिए, ये जो कलाकार लोग हैं ये फ्री हैं, ये कोई बॉर्डर नहीं मानते। इस पर आप इस तरह के लोगों को क्या जवाब देंगे जब इस तरह की चीजें हमारे बीच होती हैं, देश और एक तरह के युद्ध के सिचुएशन में है, और तब ये ज्ञान दिया जाता है। इसे यही कहूंगा कि चले जाइए लाइन ऑफ कंट्रोल पे। जब हमने हमला किया था इनकी फौज को, हमने आतंकी ठिकानों को ठोका था, और फिर जब हमने इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ध्वस्त किया था, तो ये तो रोते हुए गए अमेरिका के पास कि देखिए जी टाइगर अंकल क्या हो गया चाचा जी। और चीन बड़ा नाराज कि तुमने मुझसे पूछे बिना कैसे कर दिया, और मेरे जितने हथियार मैंने तुमको दिए थे वो तो नपुंसक साबित किए। तू तो दुश्मन है, तू मेरा चमचा है, तू तो मेरे जूते पॉलिश करता है, तेरा काम है भारत को के साथ पंगा लेना। अब तू ये मिसाइल का पंगा नहीं ले सकते। तो उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी एलओसी पे, लाइन अप पर, जी जनाब, पिंग पोंग टिंग टोंग डिंगलिंग साहब, जो भी उसका नाम है बेवकूफ का, हम वही करेंगे, भारत को तंग करेंगे। तो जितने ये लोग यहाँ जो कहते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मैं तो सर इनसे एक ही दरखास्त करूंगा, एक बॉर्डर का हिस्सा हम 2-4 किलोमीटर आपके लिए खोल देते हैं, आप जाइए बॉर्डर पे लइए और वहां जाके गाने गाइएगा, और फिर देखिए क्या होता है आपके साथ। वहां जाके बड़े बड़े नाच करिए और ये करिए वो करिए, ऑल टोटल नॉनसेंस। वो देश का एक लक्ष्य है पाकिस्तान का, किसी तरह भारत को वो कमजोर करे, क्योंकि भारत को खत्म करना तो अब किसी का सब जान चुके हैं कि नहीं होता। कुछ बात तो है कि हम कभी नहीं मिटेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये बात तो सदियों है कि तक हम, यूं ही हस्ती मिटती नहीं हमारी। हाँ ये है ना, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हाँ, दौरे चीन जमा हमारा। चीन और अरब क्या है, रोम अरब, क्या है, रोम यूनान मिस्र सब मिट गए जहां से, अभी तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारी है। उनकी कही थी अल्लामा इकबाल साहब, बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया था। लेकिन अभी बेसिक इशू ये है कि पाकिस्तान केपेबल, मुझे पिन प्रिक्स करेगा लेकिन फ्रंटल मेरे साथ पंगा वो नहीं ले सकता। बाकी आप लोग जाइए और नाच करिए, नाच गाना करिए, जो करना है करिए। और जो बड़ा खुश है वहां जाके क्योंकि उसको मुफ्त में रोटी दे देते हैं, वो अनारकली बाजार में चला जाता है, 10 रुपए की उसको चप्पल फ्री में दे देते हैं, बड़ा ओहो कितने अच्छे लोग हैं। उनसे जाके पूछो, उन 26 हमारी बेटियों से पूछो जिनका सिंदूर मिटा दिया था, उनसे जाके पूछो। और मैं आपको बताता हूँ कि ये नाम ऑपरेशन सिंदूर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया था, इसका नाम रखा जाए ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि इन लोगों ने सिंदूर मिटाया है हमारी बेटियों की मांग का। अब देखिए हम क्या क्या मिटाते हैं। सो दिस इज अ न्यू नॉर्मल। अब इनके साथ हमको डील करना पड़ेगा, बट आज हमारी ताकत है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गाना बजाना आपने कुछ करना है, ये करिए भारत की उन्नति के लिए, भारत की प्रगति के लिए। ये दो देशों के बीच में जो है समझे, नहीं तो फिर चीन के बॉर्डर पे भी जाके करिए, देखिए चीन क्या करता है आपका। सो दिस इज ऑल रबिश जो ये बातें करते पाकिस्तान से आज सोशल मीडिया पर 2 वीडियोस आए हैं। असीम मुनीर वाली बात मैंने आपको बता दी। एक और वीडियो है, कहीं मतलब जलसा हो रहा है और कुछ आतंकवादी संगठन के लोग हैं, और वहां एकदम आम लोग, आम पाकिस्तानी सड़कों पर है, और वहां ये बताया जा रहा है कि भाई अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर पर अब निशाना है, और इस तरह की बातें वहां की जा रही है और लोग एकदम दबा के ताली बजा रहे हैं। क्या निशाना है? मिसाइल फेंकेगा? अगर हाँ, कुछ वहां करने मतलब की रैली में कहा जा रहा है कि हम बर्बाद कर देंगे। ये ना सर, लोगों को भड़काने के लिए क्या आपको बोला था, चरस तो है, हफीम तो है लोगों की। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम चंद्रमा पे चले जाएंगे, हम मार्स पे चले जाएंगे, हम मंगल ग्रह पे चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले, बकवास है करने। और लोगों का दिमाग वैसे ही खाली है, बेच चुके हैं सरकार को, पेट खाली है तो सब चीज विश्वास करते हैं। नथिंग सर, कहने दीजिए, दिस डोंट मैट। मैंने देखा है अपने डिप्लोमेटिक करियर में, इथियोपिया एरिट्रिया का जंग जब हो रहा था, यही चीज, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा भरता बना, मैं तेरा हलवा बना दूंगा, मैं तेरी कचुम्बर निकाल दूंगा, मैं तेरी चटनी बना दूंगा। ये सारी चीजें चलती रहती है। मैंने सूडान, दक्षिण सूडान के बीच में देखा है, मैंने इजिप्ट इथियोपिया के बीच में ये देखा है, तो मैंने ये देखा है आजकल तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी जंग चल रही है। मैंने ये देखा है वेस्ट अफ्रीका में देशों के बीच में गाली गलौज तो इनका चलता रहता है। लेकिन अब देखिए लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और डार्लिंग डार्लिंग, तालिबान तो मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे दामाद हैं, और तालिबान कहता है कमीनो तुमको दिखाएंगे क्या होता है। तो ये चीजें सर, ये कहने की बातें होती है। क्या है, हमने देखी है पाकिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल ख्याल अच्छा अच्छा है। है। आपने F-35 वाली कहानी सुनी होगी, जो केरल में है, पिछले 17 दिनों से है। वो हैंगर में ले नहीं जा रहे थे, बाहर ही रखा हुआ था, सीआईएसएफ देख रही थी, ऊपर से शायद सैटेलाइट से देख रहे होंगे। उन्हें क्या डर है, हैंगर नहीं ले जा रहे, उनको लगता है कि शायद सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, पता नहीं भारत क्या करेगा नहीं करेगा। ब्रिटेन से इंजीनियर आ गए, लॉकहीड मार्टिन वाले आ गए, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये पूरी कहानी मुझे 2-4 मिनट में समझाइए, हुआ क्या है F-35 के साथ। प्लेन का जो सिस्टम था, नेविगेशन सिस्टम, वो खत्म हो गया। इसी से ये जो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे पाकिस्तान के पास भी कुछ थे F-16, जब हमने तोड़ दिया था उनका सैटकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसके बिना वो उड़ नहीं सकता। इसका मतलब कि आप आंखों पे पट्टी बांध के जहाज उड़ा रहे हो, पता नहीं कहाँ जाना क्या। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी का ये बहुत खतरा है। और हम तो अपना सिस्टम नेविक यूज करते हैं भारत। देखिए प्राइम मिनिस्टर की बुद्धि देखिए, उन्होंने कहा कि भारत के पास अपना सिस्टम होना चाहिए। हम इन पे 1999 पे हमने इनने कहा था, जब जंग हो रही थी कारगिल की, कि हमें बताओ दुश्मन लोग कहाँ हैं अपने जीपीएस के। उन्होंने हमको नहीं दिया था अमेरिका में। अरे ठीक है, हिंदुस्तानी मर जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ब्राउन मैन है, हम तो व्हाइट मैन है। लेकिन अब हमने अपना बनाया। ये बेसिकली ये डरते हैं कि कहीं हमसे ठीक नहीं हो रहा। अल्टीमेटली हमें भारतीयों से कहना पड़ेगा कि भाई हमारी मदद करो, फिर वो समझ जाएंगे हमारी क्या टेक्निक। बकवास करते हैं सर, बेवकूफी है। दुनिया को बताने के लिए हमारी इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, हम किसी के साथ बांट नहीं सकते। दिस इज द होल आइडिया। इतना से जब वो कभी, मुझे याद है वो बुश यहाँ पे आया था अपने स्पेशल प्लेन में, तो आपके सारे टीवी चैनल उसके अंदर, ये कमरा यहाँ से है, फिर ये कमरा यहाँ से है, फिर ये वहां, क्या बकवास करते हो। इतने ज्यादा अमेरिकियों को तो मार देते हैं ये आतंकी वहां जाके उनके राष्ट्रपतियों की, सब दिल को बहलाने के लिए। सब बताएं हमें ऐसे इतने ऊपर चले गए। हाँ टेक्नोलॉजी है आपके पास, पर फिर वो इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी, भगवान तो आया नहीं था आपको ये टेक्नोलॉजी देने। तो मेरा मानना है कुछ दिनों में ये इसका समाधान होगा। वो हमारी मदद मांगेगी कि भाई हमारी मदद कर दो, किसी को बताना मत।
और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ सर, मैं स्पेन में आपका उपराष्ट्रदूत था, तो वहां के जो राजा थे उनके दामाद जी को दौरा पड़ा था दिमाग का, तो स्पेनिश डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर सके, तो हमने केरला से आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट मंगवाए थे, और बस एक ही उन्होंने अनुरोध मुझसे किया था सर, आई वॉज इन्वॉल्व, मुझसे एक अनुरोध किया था स्पेन की सरकार ने, भाई ढंडोरा मत पीटना कि भारत से डॉक्टर आके इसका इलाज कर गए, नहीं तो हमारे डॉक्टर तो खुदकुशी कर लेंगे। सो दिस इज द होल इशू सर, कि आप जानते हैं, यू 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 क्या कहते हैं, यू हियर भारत राइजिंग बट यू आर नॉट लिसनिंग टू भारत राइजिंग, आप स्वीकार नहीं करना चाहते, करेंगे हल्के हल्के गीत, अभी दिमाग में फंसा हुआ है ना, कि एक टाइम था जब ब्रिटेन ने दुनिया के 1/4 हिस्से पर हुकूमत की थी, कहते थे ना सूरज कभी डूबता नहीं है ब्रिटिश साम्राज्य कि में, पश्चिम क्योंकि का सूरज डूबता ही नहीं है, हाँ? कभी डूबता ही नहीं है ब्रिटिश साम्राज्य में, क्योंकि भगवान भी भरोसा नहीं करता गोरे पर अंधेरे में, तो अंधेरा होने ही नहीं देता कि साई पता नहीं क्या करेगा ये, तो ये कहानी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब और व्हाइट हाउस की तरफ से एक प्रेस सेक्रेटरी जो आई, उन्होंने पत्रकारों को ये बताया कि लगभग भारत और यूएस डील जो है वो लॉक हो गया है, प्रेसिडेंट खुद बताएंगे। ये जो डील हुई है इसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए कि क्या भारत का अपर हैंड रहा है इसमें, हमने नेगोशिएशंस को किस लेवल तक अपनी बात मानवाने में हम क्या कामयाब रहे हैं, जो भारतीय पक्ष है। अमेरिका के साथ हाँ हाँ। वही पूछ सर, वो जो कह रहे हैं कि मैं बताऊं प्रेसिडेंट आपको बताएंगे, वो तो शुरू से कह रहे हैं, हमने भी कहा था कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी जो हम ट्रेड डील उनके साथ कर रहे हैं, हो सकता है जीरो टैरिफ्स हो जाए, अभी हमने अनाउंस नहीं किया कि ना मैं तेरे ऊपर कोई ड्यूटी लगाऊंगा ना तू मेरे ऊपर लगा। ट्रम्प साहब जो कुछ कहते हैं, जो बकवास करते हैं अपनी मागा के लिए, इतना वो समझ गए हैं कि भारत से पंगा लेके मैं क्या करूंगा, चीन से तो वैसे ही पंगा ले चुका हूं, और मैं अब चीन को जरूर कहता हूँ डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, चलो भूल जाओ, चीन भूलने वाला नहीं है। तो भारत को भी अगर 140 करोड़ के मार्केट को मैंने खो दिया, तो जो मैं सामान कहता हूँ मेक इन अमेरिका, वो कौन खरीदेगा सर? वो श्रीलंका खरीदेगा, या फिर भूटान खरीदेगा, या फिर मेक्सिको खरीदेगा? कौन खरीदेगा तेरा? मैं ही तो बैठा हूँ यहाँ पर। तो जो ट्रेड डील की बात करता है तो अमेरिका का सामान बेचना चाहता है, और मुझे तेरे से कुछ चीजें चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, स्पेस में चाहिए, मेडिसिन में चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए, तो ऐसी चीजें जब मुझे मिल जाएंगी सर, मेरे पास आ जाएंगी ऐसी चीजें, वो कहते हैं ना कि पहिए को बार बार उसका आविष्कार नहीं किया जाता, यू डोंट री इन्वेंट द व्हील, जो कि तेरे पास है मेरे को दे, डिफेंस मामले में मैं वही खरीदूंगा। वो ये समझ गया है कि इंडिया इज अनकंट्रोलेबल। मैं आपको एक सुझाव देता हूं सर, ये मैडम है बहुत मशहूर, ये क्या कहते हैं, पॉडकास्टर होती थी, ये प्रोग्राम होस्ट होती थी, ओपरा विनफ्री, अमेरिका की, हाँ हाँ जानता हूँ सर, हाँ याद है। दुनिया की नंबर 1। मेरा मानना ऐसा, मेरे आप सुझाव है उनका लेटेस्ट फरवरी 2025 में या मार्च 2025 में, उनका आप देखिएगा, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया है भारत के बारे में, महाकुंभ मेले में आने के बाद उन्होंने किया है, उसको देखिएगा, कहिए इंडिया इज अनस्टॉपेबल, भारत की समस्या, शी टेल्स अस कि यू आर अनकंट्रोलेबल, तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम किसी के चमचे नहीं बन सकते, इसीलिए हम लोग जलते हैं आपसे। बड़ी अच्छी तरह से उसने समझाया, और कहती है आप लोग तो सुपर पावर बन चुके हैं, यूर एन आईटी सुपर पावर, टेक्नोलॉजी में दौड़े जा रहे हैं, हम लोग बड़े नाराज होते हैं कि आप हमारे सामने हाथ जोड़ के क्यों नहीं खड़े होते जैसे बाकी देश खड़े होते हैं, आप तो आंख में आंख मिला के बात करते हो। ये तो प्रधानमंत्री ने हमको सबक दिया है सर, कि अब आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आंख से आंख मिला के, ये डील 100% होगी, और ये दोनों के पक्ष में होगी, दोनों देश खुश होंगे, ट्रेड बढ़ेगा। पर एक चीज जो मैं आपके दर्शक करोड़ों हैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, हम झुके नहीं थे सर, हमने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपना पक्ष रखा, बातचीत हुई, अच्छा भाई ये 10% ये कर देते हैं, 2% ये तू ये कर दे, मैं ये कर देता हूँ, उसके बाद हुआ डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, अब ठीक हो गया। अब जैसे ही ट्रम्प साहब, इजराइल ईरान का तो जंग आपको पता है अभी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, गाजा में समस्या खत्म होने वाली नहीं है, यूक्रेन और रूस का नहीं खत्म होने वाला, तो वो जरूर ये बोलेगा अच्छा मैंने मध्यस्थता करा दी थी लेकिन कोई बात नहीं, भारत मुझसे नाराज नहीं, आज मैंने ट्रेड डील भी करा दी है। 2025 तो ये जो साल है ये तो ट्रम्प के ट्रेड का है ना, कितने सारे हथियार तो बेच के आ गया, 140 या 50 बिलियन के सऊदी अरेबिया, सबसे बड़ा डील अमेरिका के इतिहास में, सऊदी अरेबिया को दिया, यूएई को दिया, टर्की को दिया, तो उसका तो वो तो धंधे वाला है, लेकिन मैं उसको कहता हूँ दी बैरन ऑफ बिजनेस, लेकिन बैरन ऑफ बिजनेस की टक्कर हो रही है विद द नवाब ऑफ नेगोशिएशन, नरेंद्र मोदी, उसे आप यस टक्कर यस यस। सकते हैं। वो तो गुजराती है, उसकी जीन्स में है धंधा करना सर, वो ट्रम्प समझ गया। तो मेरा मानना सर ये
we are in a position, जैसे ओपरा विनफ्री कहती है, you cannot be stopped. भारत को कोई झुका नहीं सकता, और इसी से आग लगती है देशों में। लगे हमारा क्या जाता, अगर आप लोग मेरा सामान नहीं खरीदोगे, मेरे तो 140 करोड़ डोमेस्टिक है सर, मैं इनको बेचूंगा, और मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। भारत की मिडिल क्लास द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आई मीन मैं आपको यस, बताता हूँ सर, आई विल गिव यू टू दुनिया के फिगर्स। किसी देश में तो मिडिल क्लास है भी नहीं, कई देशों में तो है ही नहीं। क्योंकि जनसंख्या से ज्यादा है यहाँ की मिडिल क्लास। और इतना बता देता हूँ सर कि 3 भारतवासी इंटरनेट से प्रति सेकंड जुड़ते हैं, 2 ग्रामीण क्षेत्र से। 80 करोड़ भारतवासी आज इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। और जब आप सर, आपके दर्शकों को जितना बताना चाहता हूँ, आप ये पढ़ेंगे जो पश्चिमी पत्रकार लिखते हैं सर, आपका तो खैर राष्ट्रवादी चैनल है, बाकी लोग जो गाली देते हैं पश्चिमी और उनके चमचे, ये खराब है, ये खराब है, ये, मैं तो आर्थिक अर्थशास्त्री हूँ सर, रिग्रेशन एनालिसिस करता हूँ। हम समझने की कोशिश, अगर सब कुछ खराब है भारत में, तो फिर ये तरक्की कैसे हो रही है? अगर इसे समझ सको, मुझे भी समझाना। अरे 34 किलोमीटर सड़क हाईवे एक दिन में बनाना, 12 किलोमीटर रेलवे लाइन एक दिन में बनाना, 8 नए हवाई अड्डे साल में बनाना, 2 मेट्रो सिस्टम बनाना, 2 कॉलेज प्रतिदिन खोलना, 3 विश्वविद्यालय एक महीने में खोलना, ये कौन से देश में होता है? ये मेरे देश में होता है, आपके देश में, हमारे देश भारत में होता है। इससे ये चलते हैं, लेकिन अब वो स्वीकार कर रहे हैं सर, जो मैं देख रहा हूँ। अब नया उनका जो मूड है कि यार देखो, ये इसको कोई रोक नहीं सकता, तो दोस्ती कर लो इसके साथ, इससे दुश्मनी करने का कोई फायदा, हम ही पिटेंगे, मार्केट खो बैठे। ये मेरा विश्वास है।